हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी के अंतर्गत पढ़ने जाने वाली पुस्तक भारत की खोज के ऊपर। हम इस पुस्तक पर बातचीत करते हुए उन महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे और कम समय में भारत की खोज को कैसे पढ़ा जाए और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कैसे ध्यान में रखा जाए, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने 3 कालजयी कृतियों की रचना की है, जिसमें विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज, ये 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको कि कालजयी कृतियों का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें पहली कृति यानी कि विश्व इतिहास की झलकियां के ऊपर, तो ये रचना इंदिरा गांधी के लिए लिखी गई थी, लेकिन उससे भारत ही नहीं विश्व के युवा मानस को मानव का इतिहास समझने की दृष्टि मिली है। उसी तरह से उनकी आत्मकथा व्यक्ति विशेष की जीवन की कथा मात्र नहीं है, बल्कि उससे नए भारत की मानसिक बनावट को समझने की अंतर्दृष्टि मिलती है। इसी क्रम में हम बात करें भारत की खोज के ऊपर, तो भारत की खोज की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने लिखा है या कहा है कि इस रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल की गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों रचनाओं को क्यों कालजयी कहा गया है। एक में इतिहास दृष्टि की बात की गई है, दूसरी पुस्तक में व्यक्ति विशेष की कथा न होकर बल्कि वो भारत की मानसिक बनावट को समझने की एक दृष्टि प्रदान करती है, और जो तीसरी रचना है भारत की खोज, यह केवल अ, एक पुस्तक के रूप में नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल इसमें की गई है, जिस पर कि हम विषय सूची के अनुसार बात करेंगे। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में हुई थी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई है, और इसमें कुल 9 अध्याय बटे हुए हैं, जबकि हम आगे जब बात करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भारत की खोज नामक जो पुस्तक है 1942 से लेकर 1945 यानी कि लगभग 3 वर्षों के बीच की जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित किया है, जो कि उस दौरान इनसे मिले थे। तिथियों का यह चुनाव संयोग भर नहीं है, बल्कि उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू के गहरे सरोकार की ओर इशारा करता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दौर उस समय का है, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये केवल संयोग मात्र नहीं है। पुस्तक की भूमिका में नेहरू ने कारावास के अपने इन साथियों को बहुत सम्मान से याद किया है, स्मरण किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों के साहचर्य को अपना सौभाग्य माना है। इस संदर्भ में नेहरू ने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा की है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पूछा जाए कि भारत की खोज में जब अहमदनगर के जेल में नेहरू जी बंद थे, वहां पर थे कैदी के तौर पर, तो वहां पर उनके कुल कितने साथियों की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। तो उम्मीद है कि आप एकदम से ध्यान में रखेंगे कि कुल 11 साथियों की उन्होंने चर्चा की है। इन लोगों का साथ उन्हें इस मायने में बहुत दिलचस्प लगता था कि वे केवल राजनीतिक माहौल के ही नहीं, भारतीय विद्वत्ता के, प्राचीन और नवीन भारत के तथा तत्कालीन भारतीय जीवन के सभी पक्षों के प्रतिनिधि थे। उनका संबंध भारत की लगभग सभी जीवित और प्राचीन भाषाओं से था, और उनकी विद्वत्ता का स्तर बहुत ऊंचा था। प्राचीन भाषाओं में संस्कृत और पाली के साथ अरबी एवं फारसी, और आधुनिक भाषाओं में हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु, सिंधी एवं उड़िया शामिल थी। नेहरू ने लिखा है कि मेरे सामने ग्रहण करने के लिए यह तमाम दौलत थी, और एकमात्र बाधा उससे लाभान्वित होने की मेरी सीमित क्षमता थी। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि नेहरू ने लिखा कि मेरे सामने ग्रहण करने के लिए तमाम दौलत थी, लेकिन एकमात्र बाधा कि उससे लाभान्वित होने की मेरी
जो सीमित क्षमता थी, एक तरीके से ये लेखक का इस तरीके से कथन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि जो सामग्री थी पर्याप्त थी, लेकिन इनकी जो क्षमता थी उसके अपेक्षा सीमित थी। ये कहने की एक शैली है, ठीक है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई धनी व्यक्ति है और वो बोले कि गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। कुछ उसी टाइप से यहाँ पर इस कथन को आप समझ सकते हैं कि नेहरू लिखते हैं कि मेरे सामने ग्रहण करने के लिए यह तमाम दौलत थी, एकमात्र बाधा थी कि मैं उसे प्राप्त करने में या उससे लाभ लेने में मेरी क्षमता ही वहां पर कम पड़ जा रही थी। अपने साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रभावी व्यक्तित्व और गोविंद बल्लभ पंत, नरेंद्र देव और आसफ अली का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जिन 11 लोगों की बातें इस पुस्तक में की गई हैं, उसमें से आप देख रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, और इनके अतिरिक्त गोविंद बल्लभ पंत और नरेंद्र देव, साथ ही में आसफ अली का उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया है। इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बारे में इन बंदी साथियों से जो अनगिनत बहसें और बातचीत हुई, उससे नेहरू को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने में मदद मिली। इस ऋण को भी उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया है, माना है कि अगर ये लोग न रहते तो शायद जो भी बहसें हुई हैं, बातचीत हुई है, जिससे कि नेहरू का दृष्टिकोण क्लियर हुआ है, स्पष्ट हुआ है, इसके प्रति उन्होंने अपने साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। मूल रचना के बारे में यह खुलासा इसलिए जरूरी था ताकि रचनाकार के केंद्रीय सरोकार और दृष्टिकोण के साथ संपादन नीति को समझने में आसानी हो। और जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो इसकी जो भूमिका लिखी है वो निर्मला जैन ने लिखी है। तो जितनी भी कुछ बातें यहाँ पर कही जा रही हैं वो एक तरीके से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि निर्मला जैन के अनुसार ही है। आगे बात करें तो इस रचना में भारत के इतिहास को घटनाक्रम में नहीं, सांस्कृतिक यात्रा के रूप में देखने समझने का प्रयास किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर तथ्यों का एक क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है, घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख किया जाता है। लेकिन भारत की खोज नामक पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो ये एक सांस्कृतिक यात्रा आपको प्रतीत होगी। अतीत का यह भार रचनाकार की विरासत के तौर पर है, जिसको कि वो सांस्कृतिक यात्रा के तौर पर देख रहा है, व्यक्ति की नहीं पूरी मानव जाति की, जिसे उसने हजारों हजार वर्षों की काल यात्रा में जिया, झेला और धारण किया है। इस कहानी का स्रोत नेहरू के मन की वह भीतरी चित्र गैलरी है, जिसका निर्माण अनगिनत वैयक्तिक संपर्कों से हुआ है। इसीलिए वैयक्तिक तत्व और प्रसंग प्रसंग इसमें अनुपस्थित तो नहीं हो सके, पर वे रचनाकार के मूल मंतव्य का अनिवार्य हिस्सा भी नहीं है। मूल का संपादन करने की प्रक्रिया में हमारा केंद्रीय सरोकार यही रहा कि रचना का यह अनिवार्य कथ्य सुरक्षित रहे। ये निर्मला जैन के सब कथन है। चयन करते हुए दो तरह के प्रसंगों का समावेश नहीं किया गया है। पहला है नितांत पारिवारिक घटनाएं और दूसरा दीर्घ ऐतिहासिक ब्यौरे को। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि भारत की खोज नामक पुस्तक जब स्वतंत्र रूप से आप पढ़ेंगे तो वो कुछ उसमें और चीजें शामिल की गई हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में ये कुछ अलग है। इसलिए अगर आपको परीक्षा में बैठना है तो एनसीईआरटी में जो भारत की खोज दिया गया है उसी को आप ध्यान में रख कर जाएं, वरना आपको मोटी किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी में लगी हुई भारत की खोज में किन दो चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है। पहला है कि नितांत पारिवारिक घटनाओं को इसमें नहीं रखा गया है, और दूसरा है दीर्घ ऐतिहासिक ब्यौरे को भी नहीं रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि निर्मला जैन ने इसकी भूमिका को लिखा है। आगे बात करते हैं कुछ विषय सूची पर आधारित जो भी यहाँ पर पढ़ना है उसमें। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि शुरुआत भारत की खोज पुस्तक की शुरुआत अहमदनगर के किले से होती है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जेल में कैदी के रूप में है। तो पहला चैप्टर है, पुलिस में 9 चैप्टर है। पहला चैप्टर है अहमदनगर का किला, जिसमें अतीत का भार और अतीत का दबाव उल्लेख इसमें सब टॉपिक के रूप में रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिए कि अहमदनगर का किला पर विचार करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने किन किन चीजों पर बात किया है। तो अतीत का भार और अतीत का दबाव पर विचार किया है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसमें उन्होंने बात किया है भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, भारत की तलाश, भारत माता,
भारत की विविधता और एकता, और आखिरी चैप्टर है इसमें जन संस्कृति। तो आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत कि भारत माता नामक एक निबंध छोटा सा, जिसको कि आप टीजीटी या पीजीटी के सिलेबस में भी आप देखेंगे, इसी केबीएस के ही सिलेबस में लगा हुआ है। तो उसमें भी बताया गया था कि यह भारत माता जो है भारत की खोज नामक पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे चैप्टर के अंतर्गत अ, तलाश के अंतर्गत इन चीजों के बारे में चिंतन किया है जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा के बारे में, तलाश के बारे में, भारत माता का जिक्र उन्होंने किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर में उन्होंने विचार किया इस पे। बाकी विविधता और एकता पर बात किया और जन संस्कृति पर भी विचार किया है। जो तीसरा चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंतर्गत आर्यों का आना, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराणों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, भौतिकवाद, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, बुद्ध की शिक्षा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आप देख रहे हैं दो व्यक्तित्वों के बारे में विचार किया है, महावीर और बुद्ध के बारे में, और उनका वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या विचार रहा है। बुद्ध की शिक्षा पर विचार किया, बुद्ध कथा पर विचार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने चंद्रगुप्त और चाणक्य पर भी विचार किया है, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अशोक के बारे में भी विचार किया है। तो अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, अगर व्यक्तियों को केंद्रित विषय पर ध्यान दिया जाए, तो उसमें अशोक, चंद्रगुप्त, चाणक्य, बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम चौथे चैप्टर के बारे में बात करें तो उसका नाम है युगों का दौर, जिसके अंतर्गत गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, दक्षिण भारत, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, भारत का विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, विकास और ह्रास। ये सारे चैप्टर्स रहे। अगर हम पांचवें चैप्टर के बारे में बात करें तो वो है नई समस्याएं, जिसके अंतर्गत अरब और मंगोल का जो भी आक्रमण होगा उसको ध्यान में रखते हुए महमूद गजनवी और अफगानों का जो आक्रमण हुआ था, नई समस्याएं पैदा हुई भारत में। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक में समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास पर अध्ययन करते हुए किन कवियों को रखा है, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो को रखते हैं। इसके बाद जो सब टॉपिक है उसमें है बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया पर विचार किया गया है, यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर को पर विचार किया गया है, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ, अंग्रेजों की विजय की बात की गई है। इसके अतिरिक्त रणजीत सिंह और जय सिंह को ध्यान में रखकर भी बातें की गई हैं। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप, ये सब चैप्टर रहे हैं पांचवें अध्याय के अंतर्गत। अगर छठे अध्याय की बात करें तो छठा अध्याय दो भागों में बटा हुआ है, अंतिम दौर एक, अंतिम दौर दो। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंतर्गत हम देखें अंतिम दौर एक में उन्होंने क्या विचार किया। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का कुचल्ला बनता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, इसके अंतर्गत राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद, हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, जिसमें कि तिलक और गोखले को केंद्र में रखते हुए विचार किया है। तो ये हो गया अंतिम दौर एक। अब हम बात करते हैं अंतिम दौर दो के अंतर्गत, जिसमें कि उन्होंने बात किया राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्यवर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। तो हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि गांधी का आगमन इस चैप्टर में इस पर विचार किया है, अंतिम दौर दो। इसके अतिरिक्त इसमें और भी बातें की गई, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय हुआ, अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात किया है यहाँ पर।
अगला जो चैप्टर है अगर देखा जाए तो ये 8वां चैप्टर होगा, जिसमें चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव के अंतर्गत इसमें विचार किया है, तनाव के अंतर्गत। अगला जो चैप्टर है 9वां चैप्टर, दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी, जिसके अंतर्गत व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, भारत की बीमारी अकाल, भारत की सजीव सामर्थ्य। तो ये कुल 9 चैप्टर्स हैं भारत की खोज में। उन सभी चैप्टर से आप परिचित हो गए होंगे। आपके मन में एक मोटा रूप तैयार हुआ होगा, रूपरेखा बनी होगी कि भारत की खोज नामक पुस्तक में आखिरकार जवाहरलाल नेहरू ने किन किन चीजों पर विचार किया है, और भारत की खोज पुस्तक कब प्रकाशित हुई, इसमें कितने लोगों का उल्लेख किया गया है, किनसे प्रभावित रहे, इसकी प्रस्तावना, इसकी भूमिका से भी आप परिचित हुए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि कम समय में भारत की खोज नामक पुस्तक से आप परिचित हो पाए कि नहीं हो पाए। कम से कम न पढ़ते हुए भी कुछ चीजों को आप जरूर समझ गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।